नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं आपके साथ साक्षी। मध्यकाल में आप सभी का स्वागत है। आज की खास चर्चा है राम वन गमन पथ प्रकल्प, विरासत से विकास का संकल्प। तो देखिए, मध्य प्रदेश सरकार विरासत से विकास के विजन को साकार करने के लिए कई योजनाएं चला रही है। इस विजन के तहत प्रदेश में बड़ी संख्या में सांदीपनि विद्यालयों की स्थापना की जा रही है। इसके साथ ही प्रदेश के जिन जिन स्थानों पर भगवान श्री राम के चरण पड़े, उन स्थलों को राम वन गमन पथ के रूप में विकसित किया जा रहा है। भगवान श्री कृष्ण के लीला स्थलों पर भी तीर्थ स्थल और श्री कृष्ण पथ बनाने का प्रकल्प चल रहा है। वहीं सीएम डॉक्टर मोहन यादव सरकार तेजी से इस प्रकल्प पर काम कर रही है। प्रदेश में लगभग 1450 किलोमीटर लंबे श्री राम वन गमन पथ के निर्माण की योजना की शुरुआत कर दी गई है। इस मार्ग का निर्धारण किया जा रहा है। इसका उद्देश्य भगवान राम के वनवास काल से जुड़े स्थलों को विकसित करना और धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देना है। यह पथ अयोध्या से शुरू होकर चित्रकूट और अन्य स्थलों से होते हुए अमरकंटक तक जाएगा, जहां भगवान राम ने अपने वनवास का सबसे अधिक समय बिताया था। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस परियोजना को लेकर सक्रिय है। मध्य प्रदेश की पवित्र धरा पर भगवान राम ने अपने वनवास का सबसे ज्यादा समय, बता दें कि वह समय था 11 साल 11 महीने और 11 दिन का। इसलिए ये मार्ग उनके प्रवास से जुड़े धार्मिक और ऐतिहासिक स्थलों को जोड़ता है। इस मार्ग के विकास से प्रदेश के धार्मिक पर्यटन में वृद्धि होगी, जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। तो देखिए, राम वन गमन पथ प्रकल्प है, ठीक। और श्री राम वन गमन पथ की लंबाई आपको बता दें लगभग 1450 किलोमीटर है। विरासत से विकास का मोहन सरकार का ये जो संकल्प है। तो चलिए अब इसी विशेष चर्चा को लेकर प्रतिक्रिया आपको सुनाते हैं यहाँ पर। और जहाँ जहाँ भगवान श्री राम के चरण पड़े, वहाँ वहाँ वन गमन पथ मार्ग बना रहे हैं। और केवल भगवान राम नहीं, भगवान कृष्ण भी इस मध्य प्रदेश की धरती पे आए। उनकी कंस के मारने के बाद शिक्षा दीक्षा के लिए सांदीपनि आश्रम में उनको शिक्षा दीक्षा दिलाई गई। बाद में रुक्मणी हरण के टाइम धार के पास अमझेरा में भीषण युद्ध हुआ। नारायण नामक स्थान पर भगवान कृष्ण की सुदामा से दोस्ती पक्की हुई। 5000 साल हो गए, लेकिन गरीब और अमीर की दोस्ती आज भी दुनिया याद करती है। कृष्ण और सुदामा के काल को बोलिए कृष्ण सुदामा धाम की। गरीब अमीर के प्रति प्रेम जो होना चाहिए, ये कोई और उदाहरण नहीं हो सकता है। ऐसे में हमारे लिए श्री कृष्ण तीर्थ बनाने के लिए जगह जगह इसी प्रकार के काम चल रहे हैं। और जब मैं भगवान कृष्ण की बात करता हूं, तो गीता जयंती भी हम मना रहे हैं, दशहरा भी मना रहे हैं, लेकिन जगह जगह नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद में गीता भवन भी बनवाए जाएंगे। जोरदार अभिनंदन करें। देखिए, चाहे राम वन गमन पथ हो, चाहे श्री कृष्ण पाथेय हो, चाहे गौशाला की बात हो, चाहे गीता भवन की बात हो, भारतीय जनता पार्टी के लिए सब सियासी मुद्दे हैं। राम वन गमन पथ की बात कब से थी? शिवराज सिंह मुख्यमंत्री थे तब से बात सुनी थी आपने। 1 रुपए का अलॉटमेंट राम वन गमन पथ के नाम पर नहीं किया गया सरकारों द्वारा। कांग्रेस की सरकार आई, कांग्रेस की सरकार ने राम वन गमन पथ के लिए फंड का अलॉटमेंट किया। गौशाला निर्माण के नाम पर राजनीति करने वाली भारतीय जनता पार्टी एक गौशाला का निर्माण नहीं कर पाई 20 सालों की सरकार में। कांग्रेस की सरकार आई, 1000 गौशालाओं का निर्माण हुआ, आपने देखा। तो देखिए, राम वन गमन पथ का प्रकल्प है, विरासत से विकास का संकल्प है। मध्य प्रदेश सरकार जो है विरासत से विकास के विजन को साकार करने के लिए कई योजनाएं चला रही है। इसके विजन के जो तहत है, प्रदेश में बड़ी संख्या में सांदीपनि विद्यालयों की स्थापना की जा रही है। इसके साथ ही आपको बता दें कि प्रदेश के जिन जिन स्थानों पर भगवान श्री राम के चरण पड़े, उन स्थलों को राम वन गमन पथ के रूप में विकसित किया जा रहा है। आज की हमारी खास चर्चा है, इसमें हमारे मेहमान जुड़ गए हैं डॉक्टर ब्रिजेश पांडे, बीजेपी प्रवक्ता। बहुत स्वागत है डॉक्टर ब्रिजेश आपका। वही हमारे साथ आलोक एम इंदौरिया, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे मेहमान जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आलोक जी आपका इस खास चर्चा में। ब्रिजेश जी, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? ब्रिजेश जी की आवाज आ रही है? जी ब्रिजेश जी, देखिए, मध्य प्रदेश सरकार का जो विरासत से विकास को लेकर ये जो विजन है, इसके तहत क्या आपको लगता है ये केवल एक धार्मिक आस्था को जोड़ने का ही सिर्फ काम है, या फिर प्रदेश की अर्थव्यवस्था और टूरिज्म को लेकर भी अब इसमें कई ये एक नई ऊंचाइयां देगा?
देखिए, बहुत स्पष्ट बात है कि मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी जो है वो हर क्षेत्र को, चाहे वो टूरिज्म का क्षेत्र हो, चाहे आर्ट का क्षेत्र हो, चाहे कल्चर का क्षेत्र हो, चाहे हमारे संस्कृति का क्षेत्र हो, चाहे इंटर कम्युनिकेशन का क्षेत्र हो, चाहे इंटर कल्चर का क्षेत्र हो, लगभग हर क्षेत्र में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी संपूर्ण उत्तरोत्तर समृद्ध के लिए लगातार लगे हुए हैं। और इसी परिवेश में उन्होंने कल विंध्य प्रदेश की पूर्व राजधानी रीवा में कल एक महत्वपूर्ण बात किया। जी। इन्वेस्टर मीट में आए थे त्योथर पे, तो उन्होंने करीब 167 करोड़ रुपए के कार्यों का जहां भूमि पूजन किया त्योथर में, वहां इन्होंने रामपथ गमन समिति को लेकर भी बड़ी महत्वपूर्ण बातें की। हम समझते हैं कि रामबन गमन पथ का निर्माण की बात जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय आया और बीच के कार्यकाल में जब कमलनाथ जी की सरकार 18 महीने मध्य प्रदेश में सत्ता में थी, तो उन्होंने रामबन की बात तो किया, लेकिन उसकी 1 किलोमीटर की सड़क का भी निर्माण कार्य नहीं किया। तो जो धार्मिक न्यास और धर्मस्व मंत्रालय है, उसने लगातार आपत्ति किया कि भाई कमलनाथ जी के टाइम पे कि आप जो है चित्रकूट में रामपथ गमन समिति की बात तो करते हैं, लेकिन और उसके लिए 5,000 करोड़ रुपए भी स्वीकृत करा लिए, लेकिन कुछ विकास नहीं दिख रहा है। और जब तक विकास नहीं होगा तब तक कैसे काम चलेगा? जी। कुछ नहीं हुआ 18 महीने के अंदर कांग्रेस की सरकार के समय भाजपा ने फिर से जब शिवराज जी और उसके बाद माननीय मोहन यादव जी की सरकार बनी, तो उन्होंने उसको बराबर एक क्रियान्वयन रूप दिया। चित्रकूट को जो है उन्होंने जो वहाँ विकास प्राधिकरण की स्थापना किया और नोटिफिकेशन पे जो चित्रकूट का पूर्वी हिस्सा था, जो विरसिंहपुर को जोड़ता था, जो पश्चिम का हिस्सा पन्ना को जोड़ता था और जो दक्षिण का हिस्सा रंगनाथ नगर को जोड़ता था, उन सबको मिला करके चित्रकूट का जो निर्माण किया गया, उसमें बनवासी राम के जीवन के बारे में, उनके वनवास काल के कार्यकाल के समय चित्रकूट से लेकर दंड कारण बन तक जहाँ प्रभु श्री राम की चरण कमल पड़े, वहाँ के रास्तों का निर्माण किया जाना है, वहाँ रास्ते में पड़ने वाली मंदिरों का निर्माण करना है। और मोहन यादव जी की सरकार ने इस क्षेत्र से क्या होगा, टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। जो लोग बाहर के विदेश कंट्री से लोग आएंगे और चित्रकूट आएंगे और वो जब इन रास्तों से होकर गुजरेंगे जहाँ जहाँ प्रभु श्री राम गए और उनकी मंदिरें बनी हुई हैं, तो इससे हमारे धर्म के क्षेत्र को, हमारे कला संस्कृति के क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा, टूरिज्म के क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा। और हम समझते हैं ये मध्य प्रदेश के लिए वो उत्तरोत्तर दिशा देने के लिए एक महत्वपूर्ण अभियान है, महत्वपूर्ण कदम है। जी। आलोक जी, क्या मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है। आलोक जी, देखिए, श्री राम वन गमन पथ का ये जो प्रकल्प है और विरासत से विकास की ओर का ये जो संकल्प है, क्या आपको वाकई लगता है कि ये सिर्फ जो हमें कि आर्थिक और विकास को, पर्यटन को लेकर ये और बढ़ावा देगा? इस पर आप क्या सोचते हैं? आपकी सोच क्या है? साक्षी जी, पहली चीज तो यह कि राम हमारे आराध्य हैं और यदि राम पथ गमन का कोई भी सरकार काम करती है, वो चाहे कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की हो, तो वो कहीं ना कहीं इस देश की अस्मिता से, इस देश के लोगों से, इस देश के लोगों की आत्मा से जुड़ी हुई बात है जी। रहा सवाल डेवलपमेंट का, तो आप इस चीज को तय माने कि यदि ये पूरा कॉरिडोर, ये पूरे जो ट्रैक है बनेगा, तो निश्चित रूप से अकेला मध्य प्रदेश इससे लाभान्वित नहीं होगा, बल्कि इस देश के 10 प्रदेश इससे लाभान्वित होंगे। और इन 10 प्रदेशों का न केवल आर्थिक विकास होगा, बल्कि वहां के टूरिज्म का भी विकास होगा, क्योंकि राम अकेले मध्य प्रदेश से नहीं निकले हैं, राम 10 राज्यों से होते हुए श्रीलंका पहुंचे हैं। तो ये इस पूरे ट्रैक में 10 राज्य आएंगे। ये हमारा सौभाग्य है कि मध्य प्रदेश भी इसमें आ रहा है और तकरीबन 370 किलोमीटर का मार्ग मध्य प्रदेश का इस पथ में आ रहा है। तो जाहिर सी बात है कि इस 370 किलोमीटर में यदि सरकार विकास करेगी तो टूरिज्म तो आएगा। इसका जीता जागता उदाहरण है महाकाल का जो डेवलपमेंट किया है, उसके बाद पिछले 2.5 साल में जितने पर्यटक या जिन्हें कहें हम श्रद्धालु उज्जैन में बढ़े हैं, शायद उतना रेशो कहीं भी नहीं है। साक्षी जी। आलोक जी, लेकिन इसके लिए तो भारी निवेश की भी जरूरत होगी, भारी बजट की भी जरूरत होगी। महाकाल की आपने बात की है, तो महाकाल में अब कुछ समय पहले की बात है, वहां पर आंधी तूफान इतनी तेज आया था कि वहां की सारी मूर्तियां क्षतिग्रस्त हो गई थी। उसके लिए भी बजट तैयार किया गया होगा।
ये प्राकृतिक आपदाओं के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन अभी हमने जो आपने देखा निर्माण होगा किया कि है मूर्तियों का, उनके बारे में, प्रतिमाओं का जो हमने निर्माण किया है, जो इंसानों ने किया है, मानव ने किया है, उसके बारे में हम बात कर सकते हैं। जी जी, हम वही बात कर रहे हैं। हिमाचल में इतने अच्छे अच्छे ब्रिज बने, आपदा में पूरे ब्रिज बैठ गए। तकरीबन 3 लाख करोड़ से ऊपर का नुकसान अकेले हिमाचल में है, और 400 से ज्यादा सड़कें बंद हो गई हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो सभी सड़कें गुणवत्ताविहीन थी, मैं नहीं मानता इस चीज को। ये प्राकृतिक आपदा है, कहीं भी आ सकती है। रहा सवाल फंड का, तो इसके लिए फंड तो बहुत लगेगा। अब जैसे उत्तर प्रदेश सरकार का प्रोजेक्ट है, वो अयोध्या से चित्रकूट तक जो सड़क ला रही है, उसमें 3500 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट है। तो मध्य प्रदेश में, और वो कुल 122 या 177 किलोमीटर की सड़क है जहां तक मेरी जानकारी है। उसमें 350 करोड़, 3500 करोड़ रुपए उसमें इन्वेस्ट होंगे। और मध्य प्रदेश में 370 किलोमीटर का ये ट्रैक है। तो मेरे हिसाब से इसमें 5 से 7 हजार या 8 हजार करोड़ के आसपास इसमें लगेंगे। तो फंड की व्यवस्था तो करनी होगी साथ चाहिए, तभी तो आप डेवलपमेंट कर पाएंगे, क्योंकि बिना फंड के डेवलपमेंट कैसे होगा। जी ब्रजेश जी, पर्यावरण और वन्य जीव क्या इसमें प्रभावित नहीं होंगे? जहां जहां भी ये पथ ये बनाया जा रहा है, जाहिर सी बात है यहाँ पर जो भी विकास किया जाएगा उसे लेकर हमेशा, यदि इस प्रकार की कोई भी चीज, कुछ भी निर्माण होता है, तो हमेशा सबसे पहले बात आती है कि क्या पर्यावरण सुरक्षित रहेगा? देखिए साक्षी जी, रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने बहुत अच्छी बात लिखी है कि तुलसी मेरे राम को रीच भयो न खींच, भौम पड़ा जागे सभी उल्टा सीधा बीच। इसका अर्थ ये है कि जहाँ जहाँ भी प्रभु श्री राम का नाम लिया जाता है, उस नाम को लेकर के कोई अगर किसान भी बीज को जो अपने फसल में डालता है और प्रभु श्री राम का नाम लेकर के वो बीज डालता है, वो उल्टा पड़ेगा चाहे सीधा पड़ेगा, ये मानकर चलिए वो सभी बीज अंकुरित होते हैं और सभी उल्टे सीधे पड़े हुए बीज ही आगे चल के फसल देते हैं। मैं समझता हूँ जिस तरह से आलोक जी ने बताया, आलोक जी ने बहुत प्रभावपूर्ण ढंग से इस बात को रखा और मैं इसलिए उनको हृदय से साधुवाद दूंगा। सचमुच में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम न सिर्फ इस देश के बल्कि विश्व के कोने कोने में जहाँ भी हिंदुस्तान के लोग हैं वो अपना आदर्श, अपना मर्यादा का प्रतीक प्रभु श्री राम को मानते हैं। अगर मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के 14 साल के वनवास काल में 13.5 वर्ष का समय चित्रकूट में व्यतीत हुआ है, और चित्रकूट से लेकर के जहाँ से फिर वो सतना होते हुए, रामबन होते हुए, रीवा होते हुए, शहडोल के जंगल होते हुए, जहाँ जहाँ उल्लेख मिलता कंटक होते वो आगे अपनी यात्रा दंडकारण्य तक करने छत्तीसगढ़ में, फिर आगे निकल गया श्रीलंका। तो मैं समझता हूँ अगर उन रास्तों का डेवलपमेंट होता है तो सिर्फ एक व्यक्ति का डेवलपमेंट नहीं होता, एक विभाग का डेवलपमेंट नहीं होता, अब फिर उस पूरे क्षेत्र के लोगों को रोजगार प्राप्त होता है। आप समझिए कि जहाँ भी ऐसी जगह जहाँ सड़कें नहीं है, पर वो मंदिर जहाँ प्रभु श्री राम ने विश्राम किया, जहाँ पर प्रभु श्री राम ने केवट से नाव मांगी, ये सारी चीजें अगर वहाँ पे डेवलप की जाएंगी या इसको वैज्ञानिक दृष्टिकोण दिया जाएगा, तो मैं समझता हूँ ये अपने आप में एक अद्भुत पहल है और जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बिल्कुल ब्रजेश जी, पहल तो अद्भुत है। लॉजिक के साथ में आप अपनी संस्कृति को मतलब लोगों को जागरूक कर रहे हैं अपनी संस्कृति के थ्रू, और लॉजिक भी उसमें बता रहे हैं। आजकल क्या होता है कि लोग जो होते हैं उसमें साइंस ढूंढने लगते हैं कि इसके पीछे का साइंस क्या है, धर्म की कोई बात आती है इसके पीछे का साइंस क्या है। कभी ऐसा होता है कि जो विपक्ष के लोग हैं, वो आलोचक भी ये कहते हैं कि इस प्रकार की जो भी योजनाएं लाई जाती है वो भावनाओं को भुनाने के लिए की जाती है। तो आप ये साबित कैसे करेंगे कि जो इस लेवल पर जो ये योजना चलाई जा रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास को बढ़ावा देने वाली ये एक पहल है? नहीं, निश्चित रूप से साक्षी जी, आप बड़े विदुषी एंकर हैं और आप इस चीज को जानती हैं कि कहीं भी कोई भी विकास होगा, देखिए आलोचक तो हर जगह होंगे। इस पृथ्वी लोक में जो भी जन्म लिया है, शास्त्र कहता है आलोचक और उस विरोधी तो उसके भी हुए, चाहे भगवान श्री कृष्ण योगेश्वर श्री कृष्ण हो या प्रभु श्री राम रहे हो। उन आलोचकों का मुंहबंद करते हुए उन्होंने विकास का मार्ग प्रशस्त किया। आप मुझको एक बात समझिएगा, आप खुद देखिए, अगर राम सेतु का निर्माण होता है तो उस राम सेतु के निर्माण के बाद काफी लंबे समय तक लोग उससे न सिर्फ प्रभु श्री राम और उनकी वानर सेना लंका जाकर के रावण के वध का कारण बनाती है,
लेकिन उसके साथ आने वाले समय में आने वाली पीढ़ी को भी रिसर्च के लिए, शोध करने के लिए विषय मिलता है। मैं समझता हूँ कोई भी चीज अगर विकास होगा तो विकास तो एक दिन का कार्य होता नहीं है, विकास निरंतर प्रक्रिया का काम है। मुख्यमंत्री जी जो भी कर रहे हैं, चाहे उसमें सड़क का निर्माण हो, चाहे मंदिरों का निर्माण हो, चाहे धर्मशालाओं का निर्माण हो, या चाहे उसको लेकर के जो भव्यता देनी जा रही है प्रभु श्री राम के वनवासी रामलोक भवन की, ये अपने आप में 3 डायमेंशन भवन की अपने आप में विश्व के लोगों की चर्चा का विषय हुआ कि चित्रकूट में ही वो सारी चीज पंचवटी से लेकर हर चीज का दृश्य मिल जाए, बहुत चीजें उनको प्राप्त हो जाए, जहाँ प्रभु ने अपना बहुत वनवास काल का लंबा समय व्यतीत किया था, जहाँ पर उनके गुरु ने वशिष्ठ जी ने बताया था कि आपको यहीं रह करके अपनी साधना करना है। कामदगिरी की परिक्रमा करते थे और वहीं पर खटखटा चोर नामक राक्षस का जब उस सीता जी का वस्त्र लेके भाग रहा था तो लक्ष्मण जी ने उसका मुख संधान कर दिया था। आज भी उसके साक्षी, आज भी जब हवा चलती है तो खट 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 की आवाज पत्थरों से आती है। तो आप मुझे बताइए, चाहे गुप्त गोदावरी की बात हो, चाहे चित्रकूट के हनुमान धारा की बात हो, चाहे जितने भी रमणीक स्थान हो, दर्शनीय स्थल हो, हर जगह पे वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी देखिए एक बड़ी ध्रुव सत्य है कि गॉड इज सर्किल हुज सेंटर इज एवरीवेयर बट सर्कमफ्रेंस इज एवरीवेयर। ईश्वर की नियंता और नियति में जो आपने बातें किया, बिल्कुल निश्चित रूप से उसके नियंता नियति के बारे में ईश्वर ही समझता है और विज्ञान खुद मानता है, जहाँ ज्ञान से ऊपर होता है पराविज्ञान, विज्ञान से ऊपर ही पराविज्ञान है। तो हमारे ऋषि मुनियों, हमारे संत मनीषियों ने जो बातें किया है, आज वो धरातल रूप में सत्य साबित होती है। विज्ञान भी उसी चीज की खोज कर रहा है। तब के ऋषि मुनि गणना करके बिना एफिमेरिस के, बिना एस्ट्रोलॉजी के बता देते हैं कि कब ग्रहण होने वाला है, कब पूर्णिमाशा पड़ेगी, कब ज्वार भाटा आएगा। तब भी उसी तरह का विज्ञान था। उन मनीषियों ने, उन संतों ने, उन साधुओं ने किया और उन संतों का सम्मान करते हुए हमारे मुख्यमंत्री जी उसी दिशा में कार्य कर रहे हैं। आगे चल के भगवान श्री कृष्ण के भी जहाँ जहाँ वो देश है, मथुरा से लेकर के उस समय भी हमारी सरकार। ब्रजेश जी, देखिए बात तो आपने सही कही कि विकास एक दिन का काम नहीं है, एक दिन में नहीं होता और एक दिन में कोई जागरूक भी नहीं होता। इतनी संख्या, बड़ी संख्या के लोग हैं, करोड़ों की संख्या है हमारे भारत में और हमारे भारत की संस्कृति तो देखिए विदेश तक, वहाँ के वेस्टर्न जो कल्चर के लोग हैं वो हमारी संस्कृति को अपना रहे हैं। तो मेरा तो अभी यही सवाल है कि एक एक जन को जागरूक कैसे किया जाएगा, स्पेशली युवा को कैसे जागरूक किया जाएगा, क्योंकि आज के टाइम पे युवा को अपनी संस्कृति से जोड़ना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। साक्षी जी, मैं समझता हूँ कि आज की जो जनरेशन है वो हम लोगों से ज्यादा हाईटेक है। जो चीज हम लोग 10वीं 11वीं में जाके पढ़ाई किए थे, क्योंकि मैं तो खुद पढ़ाता हूँ बच्चों को, माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय के छात्रों को, पत्रकारिता के छात्रों को, तो मैं देखता हूँ जो चीजें जर्नलिज्म के बारे में उनको मैं अब आज बताता हूँ वो चीजें उनको पता होती है। हम जब उनको इंटरकल्चर कम्युनिकेशन के बारे में बताते हैं तो वो बोलते हैं भाई साहब अगर इंटरकल्चर कम्युनिकेशन न होता तो मोदी जी का या ट्रंप के साथ बातचीत न होती, डायलॉग्स न होते। यह हमारे संस्कृति के बारे में, हमारे संस्कार के बारे में, भारत की सभ्यता के बारे में ये नई जनरेशन बहुत अच्छे से जानती है। प्रभु श्री राम को आदर्श मानती है और हम समझते हैं कि प्रभु श्री राम की कृपा। देखिए ब्रजेश जी, अब भी संस्कृति को जानना तो और भी बहुत जरूरी है। भगवान श्री राम का सिर्फ नाम ले देने मात्र से ऐसा नहीं होता कि हमने जान लिया। हमें ऐसा लगता है कि युवाओं को और ज्यादा जागरूक करने की जरूरत है। किताबों के थ्रू हम एजुकेशन के थ्रू हम पढ़ा सकते हैं। एक लाइन से मैं अपनी बात पूरी कर दूं कि बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई, सत्संगत मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्ध सब साधन फूला। प्रभु श्री राम की कृपा हुई तो हमारी नई जनरेशन जो आप चाहती हैं उच्च से उच्चतर दिशा की और इसी तरह देश के लिए समृद्धि, उसके लिए मानव को भी, ब्रजेश जी, मानव को भी जागरूक होना पड़ेगा। ब्रजेश जी, मेरा ये मानना है। बिल्कुल आपकी बात, सहमत हूँ आपकी इस बात। तो चलिए फिलहाल अब इस खास चर्चा को हम विराम देना चाहेंगे। बहुत धन्यवाद आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। रामवन गमन पथ प्रकल्प है, विरासत से विकास का संकल्प है। तो देखिए मध्य प्रदेश सरकार विरासत से विकास के विजन को साकार करने के लिए कई योजनाएं चला रही है। फिलहाल मध्यकाल में इतना ही। आप बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश। ताज़ा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही हर अपडेट के लिए विजिट करें स्वदेशलाइव.com।